हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे थे। इनकम टैक्स आपका सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर थर्ड में 50 मार्क्स का आता है, जो कि हमने बताया है पहले भी। और 50 मार्क्स का आपका जीएसटी आता है। तो इनकम टैक्स में हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने चैप्टर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट कर लिया। ओके, उसके कंसेप्ट समझा दिए, क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका हेड से रिलेट करेगा। भाई, मतलब कहने का क्या है, हेड। आपके बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जैसे कि 5 हेड हमने बताए थे। 5 हेड में आपका एक हेड आपका स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका है हाउस प्रॉपर्टी। मतलब इनकम आपको हाउस प्रॉपर्टी से कैसे जनरेट होगी। ठीक है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी की कंसेप्ट सीखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी से हमें इनकम कैसे जनरेट होती है, और वो इनकम कैसे, कितनी इनकम आपकी टैक्सेबल होगी, कितनी नहीं होगी, मतलब उनके सारे कंसेप्ट सीखेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से थोड़ा से आप लोग समझ लो। देखो, कहने का क्या मतलब है, आप लोग जानते होगे, पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको इससे ज्यादा कैसे पता होगा भाई। आप पढ़ने बाहर जाते हो, जैसे कि यहाँ भी बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने हमारे प्रयागराज में। तो वो लोग क्या करते हैं, रेंट पे रहते हैं। ठीक है। रेंट पे रहते हैं, तो जो इसके ओनर होते हैं, ओनर वो क्या करते हैं भाई, उससे टेनेंट से, टेनेंट भाई, टेनेंट आपके जो ये स्टूडेंट है वो टेनेंट है आपके। और ये स्टूडेंट क्या पे करते हैं, रेंट पे करते हैं। ठीक है ना। तो ओनर क्या करता है, अब ये ओनर की क्या है, इनकम हुई। कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ गया होगा कि भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। ठीक है। ये एक बहुत मतलब नॉर्मल बिजनेस है आज के टाइम पे। ये बिजनेस ऑलमोस्ट सब करते हैं, क्योंकि बस सिंपल क्या करना है, आपको अपना घर बनवा देना है। बस घर बनवा करके आपको रेंट पे देने हैं, हो गया। बच्चे या जो भी आएगा रहेगा आपको रेंट देगा। बिल्कुल सिंपल है बाल। अब क्या होगा, आपको साल भर में एक आध बार रिनोवेशन वगैरह कराना होता है। साल भर में तो कोई नहीं कराता, 2 4 साल 5 साल बाद रिनोवेशन का खर्चा आएगा। उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं है, नॉर्मल खर्चा होता है इसमें। मतलब एक बार आपने कैपिटल लगा दिया घर बनाने में, भाई लैंड लेंगे, लैंड लेने के बाद आप क्या करोगे, उसे बिल्ड करोगे। घर बना दिया, बिल्डिंग तैयार हो गई, अब उसे क्या करोगे, लेट आउट करते रहोगे। लेट आउट करते रहोगे और आपको प्रॉपर रेंट रिसीव्ड होता रहेगा। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, ये जो रेंट मिलेगी। ठीक है ना। अब इसमें आपका बाद में जो खर्चा आता है, नॉमिनल एक्सपेंसेस आते हैं। लाइक कि जैसे कि मान लो छोटा मोटा टूटा फूटा बनवाते रहोगे। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक वगैरह, इलेक्ट्रिक, वाटर सप्लाई, ये सब बस केवल मेंटेनेंस खर्चा रहता है। अगर आप कैपिटल लगाएंगे तो उसके अलग कंसेप्ट है। तो हम लोग सीखेंगे भाई कि आपका कितना इनकम रेंट आया, फिर इस रेंट में से कितना आप एक्सपेंस माइनस करेंगे, कितना आप डिडक्शन माइनस करेंगे, फिर उसके बाद आपकी कितनी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, और मैक्सिमम आपकी इनकम कितनी डिडक्शन में मिलती है। ये सारा कंसेप्ट हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सीखेंगे। तो पहले ये हमारी नोट्स है, इसमें हम केवल कंसेप्ट वाइज बता देंगे। उसके बाद हम जाएंगे स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल से अच्छे से सारा सब कुछ क्वेश्चन विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन समझाएंगे, मैच कराएंगे। ये देखो, मीनिंग एंड स्कोप। अब क्या है, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग अ लैंड। ठीक है ना। अपार्टमेंट देयर टू ओन्ड बाय द असेसी इज टैक्सेबल। एंड असेसी क्या होता है हमने बता दिया है। भाई जो भी पर्सन है टैक्स के लिए लाइबल होता है, वो असेसी कहलाता है। इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड ओनली। ओनली रेंटल इनकम इज टैक्स्ड। कौन सी इनकम, रेंटल इनकम, नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस। देखो, अब क्या है, आपकी कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है ना। अब वो बिल्डिंग है तो आप इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज करते हो। ठीक है ना। अब इस बिजनेस से जो इनकम आएगी, वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। ठीक है ना। अगर इस बिल्डिंग को आप लेट आउट करते हो, क्या करते हो, लेट आउट करते हो, तो जो इससे रेंट रिसीव्ड होगा,
वो आपका क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, तो आपका मीनिंग एंड स्कोप समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है भाई कि असेसी इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ओनली रेंटल इनकम इज टैक्स्ड। ओके, अब सपोज कि मान लो हमारी ये बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के बाहर आप जानते हो ये बिल्डिंग है, अब ये ग्राउंड है भाई, ग्राउंड फ्लोर में आपको पता है अगर आप भाई बिल्डिंग बनाएंगे तो ग्राउंड में किसी भी भाई स्टैंड वगैरह के लिए थोड़ा से छोड़ देती हैं। तो अगर आप भाई इस पे, ये दोनों अटैच्ड कंट्रैक्ट होते हैं। अटैच्ड कंट्रैक्ट का मतलब है कि आपने कंट्रैक्ट किया है कि भाई आप बिल्डिंग का एक ये अगर फ्लोर लेते हैं या फिर एक रूम लेते हैं तो आप इस स्टैंड में अपनी बाइक अपनी कार पार्क कर सकते हैं, पार्किंग जो भी एरिया है। ठीक है, तो ऐसा कंट्रैक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इधर से अलग इनकम नहीं जनरेट होगी, आई मीन रेंट। ठीक है ना, अगर आपका अटैच्ड कंट्रैक्ट नहीं है तो आपका पार्किंग का जो अलग से आएगा इनकम, वो आपकी इनकम अदर सोर्स में जाएगी। तो आपको समझना है कि भाई कौन कौन सी इनकम हमारी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, कौन सी इनकम अदर सोर्स में जाएगी। अब कुछ कंडीशंस आपको देखना है। सेक्शन 22 क्या कहता है, बेसिक आप चार्जेस, आपकी इनकम मतलब रेंट टैक्सेबल होगी, प्रॉपर्टी इज अ बिल्डिंग या फिर लैंड अटैच टू बिल्डिंग। लैंड अटैच टू बिल्डिंग का सिंपल मतलब है अभी जो हमने एग्जांपल दिया था, जैसे कि पार्किंग एरिया। ठीक है ना, अगर जो आपका पार्किंग एरिया होता है वो अगर अटैच्ड है बिल्डिंग से और आपका कॉन्ट्रैक्ट टेनेंट के साथ अटैच्ड हो है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सेपरेट नहीं है, तो फिर वो टैक्सेबल होगा किस हेड में, हाउस प्रॉपर्टी में टोटल। ठीक है ना, अगर आपने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया है, बिल्डिंग का अलग और आपका पार्किंग एरिया का अलग, तो आपका जो पार्किंग एरिया से अराइज होगा ओनर, ठीक है ना, ओनर को जो इनकम अराइज होगी वो इनकम अदर सोर्स में जाएगी। अब फर्स्ट कंडीशन हो गई प्रॉपर्टी इज अ बिल्डिंग होनी चाहिए या फिर लैंड अटैच टू बिल्डिंग होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन असेसी इज द ओनर। सिंपल मतलब है कि जो भी असेसी है ये अपने बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए, नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो ये आपका भाई कंडीशन है, अगर ये कंडीशन कंप्लीट हो जाता है तो आपकी ये इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ओके, चलो अब हम बात करेंगे सेक्शन 22। एनुअल वैल्यू क्या होती है। एनुअल वैल्यू सिंपल आप समझ लो, कैसे समझोगे, जैसे कि ये एक कोई टेनेंट है, ठीक है ना, अब ये टेनेंट क्या करता है, आपकी बिल्डिंग पे रेंट पे रहता है। ठीक है ना, अब ये बिल्डिंग पे रहता है, अब ये क्या कर रहा है, रेंट दे रहा है, ओनर को देगा। ठीक, अब क्या होगा भाई, ये पर मंथ देगा, सपोज 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, तो टोटल एनुअल वैल्यू कितनी होगी, आप सिंपल समझो, 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, समझो बात को कि आपका जो रेंट है वो रेंट क्या है, 10,000 है। अब सपोज कि आप क्या करो भाई, इस टेनेंट से बोलो कि आप हमें 5,000 रुपए दो और 5,000 रुपए हमें कैश में दे देना। ठीक है ना, कैश में, और 5,000 रुपए ऑनलाइन कर दो। मतलब रिकॉर्ड में 5,000 हम दिखाएंगे कि हमारी जो बिल्डिंग है, जो रेंट है, वो हम 5,000 रुपए पर मंथ चढ़ा रखे हैं। ठीक है ना, ओके, तो इससे क्या होगा कि जो ओनर है वो टैक्स की चोरी करेगा। टैक्स की चोरी का मतलब भाई आपकी इनकम कम तो आपका टैक्स कम। ठीक है ना, तो आपकी टैक्स भी कम हो जाएगा। इनकम कम कैसे होगा, ये अगर ऑनलाइन अगर क्या करेगा, ब्लैक में लेगा पैसा, टेनेंट से कहेगा कि भाई 5,000 रुपए, तो इसके लिए
गवर्नमेंट के बोली भाई, गवर्नमेंट भी बहुत ही दिमाग लगा के सारा काम करती है, क्योंकि जानती है कि जो हमारे असेसी है वो बहुत ही खुराफाती दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है, जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगी, एनुअल वैल्यू, उसके लिए हमने कुछ बना रखे हैं। क्या क्या बना रखा है भाई? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सारे रेंट आपके गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग, अगर आपका इससे कम है तो भाई ज्यादा वाला लिया जाएगा। जैसे कि मान लो, आप जान लो कि भाई एक आपकी म्युनिसिपल वैल्यू होती है, ठीक है ना। भाई म्युनिसिपल वैल्यू डिसाइड करती है किसी लोकेशन की बिल्डिंग का रेंट कितना होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये आपकी बिल्डिंग का रेंट आपने 8,000 दिखा रखा है, 2,000 आप कैश ले लेते हो ब्लैक में, और यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू 10,000, ठीक है ना। तो इन दोनों का हायर अमाउंट होगा। क्या लिया जाएगा? हायर अमाउंट। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट क्यों कंसेप्ट बनाती है, ठीक है ना। तो अब हम ये कंसेप्ट सीखेंगे कैसे हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू या फिर एनुअल वैल्यू निकलती है। ओके, चलो भाई, ये हमने एक क्या एग्जाम्पल लिया था, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था, आपको केवल कंसेप्ट समझाने के लिए। आई होप कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एनुअल वैल्यू के लिए अगर हमारे पास क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू, तो उसके बाद फेयर रेंट दिया है, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, इन दोनों का हमें क्या लेना है, हायर लेना है। ओके, हायर अमाउंट आ जाएगा, उसे हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। अगर आप कुछ नहीं बोलते तो आप इसे हायर भी बोल सकते हो, हायर ऑफ एबव, सिंपल। तो आपका जो भी आएगा उसके बाद आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड रेंट लोगे। क्या लोगे? स्टैंडर्ड रेंट। अब इन दोनों का क्या रहेगा, लोअर होगा, ठीक, लोअर अमाउंट। अब जो भी लोअर आएगा आप लोअर ले लोगे, लोअर ऑफ एबव। उसके बाद आपकी एक्चुअल रेंट होगी, क्या होगी, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड होगी। इन दोनों का आप क्या लोगे, हायर अमाउंट ले लोगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, इस कंसेप्ट को नोट करके समझ लो, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने क्या बताया, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, जो भी हायर आएगा स्टैंडर्ड रेंट और हायर दोनों का लोअर ले लेंगे, जो लोअर आएगा एक्चुअल रेंट और लोअर दोनों का हायर ले लेंगे, तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई, तो इससे क्या लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे, वो भी जो टेनेंट पेड करेगा, ठीक है ना, म्युनिसिपल टैक्स। तो आपकी नेट वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू बोल सकते हैं, नेट एनुअल वैल्यू। तो अगर ये नहीं समझ में आया है तो आगे हम एग्जाम्पल एक कराते हैं। चलो देखो, पहले ये लिखा क्या है समझ लो। देखो क्या कह रहा है, एनुअल वैल्यू इज हायर ऑफ, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट किसे बोलते हैं, इस हायर अमाउंट को हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इन्होंने दे रखा है, देखो कैसे, बेस्ड ऑन द म्युनिसिपल एंड फेयर रेंट। हमने म्युनिसिपल एंड फेयर रेंट का हायर लिया, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या है, आपका एक्सपेक्टेड रेंट है। अब जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है और स्टैंडर्ड रेंट है, ठीक है ना, इन दोनों का लोअर ले लेंगे। क्या लेंगे, लोअर। ओके, लोअर अमाउंट जो आएगा वो हमारा और एक्चुअल दोनों का हायर ले लेंगे।
तो आपकी क्या आ जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। चलो समझो, ये एग्जाम्पल देखो, क्या दे रखा है एग्जाम्पल। चलो, क्या दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000 है, फेयर रेंट 1,50,000 है। हमने बताया था इन दोनों का क्या लेना है, हायर अमाउंट लेना है। तो जो हायर होगा हमारा कितना है, 1,50,000। 1,50,000 हमारा हायर आ गया। फिर उसके बाद क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट। ये हमारा म्युनिसिपल वैल्यू, ये हमारी फेयर रेंट, ये हमारा हायर आ गया दोनों का। उसके बाद हमारा क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है, 1,30,000। इन दोनों का लोअर, लोअर ले लिए। चलो लोअर ले लेते हैं, कितना आएगा लोअर दोनों का, 1,30,000। अब इसके बाद हमें एक्चुअल रेंट कितना हमें कस्टमर से रिसीव हुआ है, एक्चुअल रेंट हम दिखा देंगे कितना, 1,40,000। 1,40,000। इन दोनों का हम क्या लेंगे, हायर। तो कितना आ जाएगा हमारा, 1,40,000 हायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, इसे हम एनुअल वैल्यू या फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सिंपल। ये देखो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 140 दे रखा है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बताओ। ओके, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, इससे हम क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। अगर ये हमारा परसेंटेज बेसिस में दिया है, तो जो म्युनिसिपल वैल्यू है इस पे हम डायरेक्ट परसेंट लगा करके यहां लिख देंगे। सपोज 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो इसका 10% हमारा 12,000 आता। तो 1,40,000 में से हमको 12,000 माइनस कर देते, तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू आ जाता। ओके, तो हमने नेट एनुअल वैल्यू भी सिखा दिया। अब चलो, नेट एनुअल वैल्यू के बाद क्या आएगा, रब करते हैं। उसके बाद हम नेट एनुअल वैल्यू के बाद काम करते हैं। नेट एनुअल वैल्यू के बाद आपका डिडक्शन आएगा, क्या आएगा, ये देखो आपका नेट एनुअल वैल्यू आ गई। नेट एनुअल वैल्यू, ठीक, 1,40,000 माइनस 12,000, ठीक है, कितना आएगा, 1,28,000 आ जाएगा। यही आएगा, 1,28,000। हाँ, ओके। तो आपका 1,40,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, ओके। नहीं, 1,28,000। चलो, कैलकुलेटर भाई अलाउ है एग्जाम में, तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं क्लास में बैठ करके। ठीक है, तो आप लोग अगर कैलकुलेटर नहीं ले रखे हैं, तो आपको कैलकुलेटर जल्द ही ले लेना है, ठीक है ना। अगर आप कैलकुलेटर नहीं लेते हैं, तो ये दिमाग लगाते हैं कि भाई हमारी कैलकुलेशन क्या है, अच्छी है। तो अच्छी से कुछ काम चलने वाला नहीं है। आपको कैलकुलेटर ले करके कैलकुलेटर में अपने आप हाथ को प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। तो 1,28,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाए, एनुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इससे क्या माइनस करेंगे, डिडक्शन माइनस करेंगे। अब डिडक्शन क्या होता है, सिंपल, अगर आपने ये नहीं जानते हो तो समझ लो। डिडक्शन आपकी ऐसी भाई चीज है जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। 24A B, मतलब कि 24A 24B, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है 30% का, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ओके, उसके बाद आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, सपोज कि आपने क्या किया है, जो बिल्डिंग आपने बनवाई है, ठीक है ना, बिल्डिंग आपको बनवाने के लिए पैसा नहीं था। आपने क्या किया, रेंट वो क्या किया, लोन ले लिया, बोरो कर लिया।
बोरोइंग आपके पास आ गई तो आपका उस पे इंटरेस्ट लगेगा। आप जानते हो कि जितने साल बिल्डिंग बनेगी, मान लो 4 से 5 साल बिल्डिंग बनती है, तो आपके पास किसी भी प्रकार की इनकम नहीं आएगी, तो आपको इंटरेस्ट कैसे पे करोगे? सिंपल बात है भाई, अगर इंटरेस्ट पे करोगे तो आपके पास बर्डन आ जाएगा ज्यादा ना। तो आपकी जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक के इंटरेस्ट को एकुमुलेट किया जाता है। जैसे ही आपकी बिल्डिंग बन जाती है, बिल्डिंग बनने के बाद पिछले साल में, मान लो 2 साल 3 साल बनाने में बिल्डिंग लग गया, तो 2 साल 3 साल में जितना भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा, उसे 5 सालों में पे करना होगा आपको। आने वाले 5 सालों में, सक्सीडिंग 5 ईयर, ठीक है ना। एक बार में, अब आपने क्या किया, बिल्डिंग बन गई, ऐसा भी नहीं कि आपकी बिल्डिंग बन गई तुरंत लेट आउट हो गया और आपके पास इनकम जनरेट हो गई। तो अब भाई इनकम आएगी, धीरे धीरे आएगी। तो आपका जो रेंट हुआ, सॉरी इंटरेस्ट जो एक्युमुलेट हुआ है, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम आपकी मजबूरी जानते हैं कि आपका जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होगी तुरंत आपके पास कस्टमर नहीं आ जाएंगे, धीरे धीरे कस्टमर आएंगे, तो हम धीरे धीरे आपसे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने लोन हमें चुका दिया है, तो आपका जो पास्ट पीरियड में इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट आप आगे के 5 सालों में चुका दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी भी रेंट नहीं पे किया, तो आपको दो इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, एक पास्ट पीरियड का इंटरेस्ट, एक करंट पीरियड का इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करके अब आपको देखो डिडक्शन भी मिलती है। डिडक्शन क्या मिलती है? आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हो, कितना? इसमें दो केस है। अगर आपने बिल्डिंग बनवाई है सेल्फ एक्यूपाइड करने के लिए, तो आपको 2 लाख का मिनिमम मतलब मैक्सिमम आपको 2 लाख की लिमिट लगेगी, आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना, 2 लाख। और अगर आपने लेट आउट करने के लिए लिया है, तो नो रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, अनलिमिटेड अमाउंट आप डिडक्शन में ले सकते हो। तो अब समझो, सपोज आपने बिल्डिंग बनवाने में 10 लाख रुपए लोन लिया था, और 10% के लिए रेट से, और 2 साल में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तो क्या होगा? 10 लाख, 10% का 1 साल का कितना आएगा? सिंपल 10,000 नहीं, 10 लाख है ना, तो 1 लाख रुपए आएगा। तो 1 लाख रुपए आपका, देखो 10 लाख रुपया है, कैसे निकालोगे? 10/100, 1010, 1 लाख आ गया। 1 लाख पर ईयर आपको क्या देना होगा? इंटरेस्ट। तो 2 साल हो गए, 2 साल में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तो 2 लाख रुपया आपका पिछला है। अब इसे 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 40,000 आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है ना। और अभी आपने करंट ईयर में नहीं दिया, तो 1 लाख रुपए आपका हर साल और इंटरेस्ट, मतलब 1,40,000 रुपया आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है ना। ओके, ये पिछले 5 सालों तक 40,40,000 रुपया का आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है, आने वाले पिछले 5 सालों तक। तो अब देखो, ये आपने क्या किया, अगर सेल्फ एक्यूपाइड किया तो 1,40,000 रुपया अलाउड है। अगर आपका सेल्फ एक्यूपाइड था और इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है 5 लाख रुपया, तो केवल 2 लाख रुपए का ही मिलेगा डिडक्शन, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसके बाद क्या है, अगर लेट आउट है, तो अगर 5 लाख का इंटरेस्ट अमाउंट है, तो 5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। और ये ऊपर वाला बी, ए वाला क्या है, ए वाला समझो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में क्या है, जो ये आपकी नेट वैल्यू आई है, भाई नेट एनुअल वैल्यू आई है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप पूरे साल में 30% आप काट लो, क्योंकि 30% में आपको भाई मेंटेनेंस का खर्चा सारा सब कुछ आप निकाल लो, जो 70% बचेगा इसका, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट आपको 30% उस बिल्डिंग को रिनोवेट कराने या फिर जो भी मेंटेनेंस कराने के लिए हर साल कहती है कि आप 30% में आपको टैक्स बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं होगा। 100% रेंट रिसीव हुआ है, उसमें से 30% आप अलग कर लो, जो 70% आएगा, फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो ये 30% का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है ना, 24,
ए में आपका क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। आप नेट वैल्यू एनुअल वैल्यू, हमने यही बताया था, जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू होती है उससे जब आप क्या माइनस करते हो डिडक्शन, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए में हमने बताया 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ एनुअल वैल्यू। और आपका बी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बिल्डिंग को बनाने में जो भी आपने लोन लिया है और लोन को पे करने के लिए भाई इंटरेस्ट होगा हर साल। तो जो इंटरेस्ट है, अगर आपका सेल्फ एक्युपाइड बिल्डिंग है तो 2 लाख का आप डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका लेट आउट है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ओके। सेक्शन 24 हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में आपका नेट एनुअल वैल्यू दे रखा है 2,40,000 रुपया। हमने बताया था इससे हम क्या माइनस करेंगे, ये आपकी नेट एनुअल वैल्यू नहीं है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्योंकि इससे हम लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। ठीक, 6,000, 2,40,000 में से आपको माइनस करना है 6,000, 2,34,000, 2,34,000। ओके, अब इससे आप क्या माइनस करोगे, डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए। ए में आपका क्या है 30%, इसका 30% यहां दिखा दो, 30% ऑफ 2,34,000 का। अब 2,34,000 का 30% कितना आएगा, 70,200, ये डिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरेस्ट आपने ले रखा है, और इंटरेस्ट आपका भाई ले रखे हो, तो आपको 1,50,000 का डिडक्शन पूरा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ सेल्फ एक्युपाइड नहीं भी बताया और 2 लाख से ज्यादा भी नहीं है। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इन दोनों को आपको किस ऐड करके इससे माइनस कर देना है, या फिर 2,34,000 कैलकुलेटर में लो, उसके बाद माइनस करो 70,200, फिर माइनस करो 1,50,000, आपका 13,800 आ जाएगा। 13,800, ये आपकी इनकम आ गई है, जो कि टैक्सेबल इनकम है। ये देखो आपका सॉल्यूशन में 13,800 आफ्टर डिडक्शन दे रखा है। ओके, समझ में आ गया है भाई, सेक्शन 24 अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई 24 को अच्छे से हमने समझाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिया है, इसके पहले हमने 22 भी बता दिया। ठीक है, 22 भी समझ में आया होगा। उसके बाद एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं 23 भी बता दिए। हमने कितने सेक्शन करा दिए आपको इससे में, 22, 23, 24। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा सेक्शन 25। क्या आएगा, सेक्शन 25। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका सेक्शन 25 देखेंगे। सेक्शन 25 में क्या कह रहा है, दिस अलाउड, आपको वो डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे जो अनपेड इंटरेस्ट है। मतलब कि अगर कोई आपका अनपेड इंटरेस्ट है तो उसका आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो। जैसे हमने बताया था, अगर पिछले 5 सालों को भाई 2 साल में बिल्डिंग को बनने में 2 लाख का इंटरेस्ट है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 40,000 आएगा। तो ये 40,000 अलाउड है। इसके अलावा जितना बचा 1,60,000 अभी नहीं अलाउ है। ठीक है, डिडक्शन में इतना ही अलाउ है एज पर रूल। अब आगे पर्सनल एक्सपेंसेस आप नहीं, आप डिडक्शन में ले सकते। ठीक है ना, पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब कि डिडक्शन से आपकी इनकम कम होती है। जब आपकी इनकम कम होगी तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। इसीलिए भाई क्या किया, प्रोविजन सिंपल बता दिया कि आपको अनपेड इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं लेना, पर्सनल एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कोई बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में आपने एक ऊपर नई फ्लोर के लिए पैसा लगाया, तो उसका डिडक्शन आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 25 था। सेक्शन 22, 23, 24, 25 हमने 4 सेक्शन कवर करा दिए हैं। ठीक है ना, इसमें सेक्शन 27 तक है। तो अब हम क्या करेंगे,
आगे के आने वाले क्लास में हम लोग सेक्शन 25A 25B पढ़ेंगे। ठीक है, 25AB 25(6), उसके बाद हम पढ़ेंगे 25(7). ठीक है, तो ये आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद हम क्या किससे स्टार्ट करेंगे? स्टडी मटेरियल से इन कंसेप्ट को अच्छे से भाई समझाएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अभी आपको होमवर्क में है, क्या करो, आपको ये कंसेप्ट आपको रिवाइज करना है, सेक्शन 22 23 24 25। ठीक है, होमवर्क में आपको क्या है, सेक्शन को रिवाइज करना है, सेक्शन 22 23 24 25 को। ठीक है, और इस सेक्शन से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके हमें आपको सेंड करना है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। भाई सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।